हेलो स्टूडेंट, आई एम मुस्कान एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा इक्वलिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। शिक्षा में समानता परिप्रेक्ष्य या तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ड्यू सोल के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हमेशा वही चीज़ें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाले बच्चे पहले से उसको कवर कर लेते हैं। तो उसके अंदर मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे जो लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू क्वेश्चन एंड कुछ टीचर सजेशन क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम फोकस वीडियो के थ्रू। ठीक है, ये दोनों ही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन ही आपके लिए इनफ है। अगर ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप 18 to 90% अपने एग्ज़ाम का जो मार्क्स है या फिर आपका जो सिलेबस है ना 18 to 90% आप कवर कर, उसमें अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको अदर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव वे भी है जो आप सभी स्टूडेंट के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर का जवाब देगा वो होंगे 3 लक्की विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स PDF। और ये जो विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत ही अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। और जिसने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अनाउंसमेंट हम वहीं पर करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ठीक है, एज पर द NEP पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि क्या शिक्षाओं में भी असमानता सामाजिक बहिष्कार का कारण बनती है। सामाजिक असमानताओं की अवधारणाओं पर चर्चा करें। बताएं कि भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं को संबोधित किया गया है। तो क्रिटिकली एग्जामिन वेदर द इनइक्वालिटी एंड एजुकेशन लीड इन सोशल एक्सक्लूजन। Discuss the concept of the social inequality. Explain how the Indian Constitution address social, economic and cultural inequality. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बात करते हैं कि एजुकेशन इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस इन एनी सोसाइटी। तो शिक्षा जो है किसी भी समाज के विकास के लिए, समानता के लिए, सामाजिक न्याय की आधारशिलता मतलब उसका एक आधारशिल मानी जाती है। तो इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद नॉलेज एंड स्किल्स बट आल्सो एम्प्लॉयज देम सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। तो न केवल ये ज्ञान और कौशल प्रदान करती है बल्कि उसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी उसको मजबूत बनाती है। किंतु जब तक शिक्षा समान रूप से उपलब्ध नहीं होती है तब तक समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानताएं भी उत्पन्न होती रहेंगी। ये जो असमानताएं ये आगे चलकर समाज बहिष्कार को भी जन्म देती हैं, जिसमें कुछ वर्ग, शिक्षा, रोजगार, सम्मानजनक जीवन से हम वंचित रह जाते हैं। तो जो भारतीय समाज में जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और क्षेत्र के आधार पर शिक्षा में असमानता लंबे समय तक देखी जाती रही है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने कुछ प्रावधान किए गए, जिसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया। ठीक है, तो यही सेम चीज यहाँ पे बताई गई है आपको भी कि इट इज नॉट ओनली द सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, हाउएवर व्हेन द एक्सेस टू द एजुकेशन इज नॉट इक्वली अवेलेबल, various form of social inequalities emerge in the society. These inequalities event give rise to social exclusion, where certain groups are deprived of education, employment and dignified life. In the Indian society, educational inequality based on the caste, class, gender, religion and reason have been observed for a long time. So to address them the problems, and Indian Constitution was made a several provision, कुछ प्रावधान बनाए गए हैं इन सभी सुधार को चेंज करने के लिए। ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं। सामाजिक असमानता की अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल इनक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो सोशल इनक्वालिटी रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एंड द राइट अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस द इनक्वालिटी अपीयर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो सामाजिक असमानता से तुम्हारा मतलब ये है कि समाज के जो अलग अलग वर्गों के बीच में कुछ अवसर दिए गए हैं, संसाधन है, कुछ अधिकार है, उनका जो वितरण है वो असमान वितरण से हुआ है। तो ये जो असमानता है ना, इसको निम्नलिखित कुछ रूपों में भी बताई गई है, इसको हम देख लेते हैं।
पहला पॉइंट क्या हमारा, कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी। तो कास्ट बेस्ड इनक्वालिटी के अंदर आपको बताया कि डिनायल ऑफ द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। तो जातिगत असमानताओं के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो जनजाति के बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित किया जाना चाहिए। और इकोनॉमिक इनक्वालिटी के अंदर जो चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिलीज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल्स और लैकिंग एक्सेस टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्थिक असमानता के कारण जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनका विद्यालय छोड़ देना और निजी शिक्षण संस्थानों तक ना पहुंच पाना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी हैवी हो जाती है कि जो गरीब बच्चे हैं वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक असमानता का भी सामना करना पड़ जाता है। जेंडर इनक्वालिटी के अंदर तो लेसर इंपॉर्टेंस गिवन टू द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। तो लैंगिक असमानताओं के अंदर बालिकाओं की जो शिक्षा है उसको बहुत ही कम महत्व दिया जाए। तो जो उस टाइम में था कि उस टाइम में जो लड़कियों की शिक्षा थी, जो बालिकाओं की शिक्षा थी, उस पर महत्व कम दिया जाता। मोस्टली कोशिश यही की जाती थी कि लड़कियों की शिक्षा पे ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। रीजनल इनक्वालिटी, तो लैक ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटी इन द रूरल एंड द बैकवर्ड रीजन। तो क्षेत्रीय असमानताओं के अंदर जो ग्रामीण और जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसमें शैक्षिक सुविधाओं का भी अभाव देखने के लिए मिला है। और सांस्कृतिक असमानताओं के अंदर भाषा एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के लिए अनुकूल शिक्षा व्यवस्था का भी अभाव रहा है। तो कल्चर इनइक्वालिटी में भी एब्सेंस ऑफ द सुटेबल एजुकेशनल सिस्टम फॉर द लैंग्विस्टिक एंड कल्चर मिनोरिटीज। अब हम बात करते हैं शिक्षा में असमानता सामाजिक बहिष्कार क्या थे। इनक्वालिटीज इन एजुकेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो inequalities in education directly as lead to the social exclusion. The critical analysis of this can be presented as follows. जो शिक्षा में असमानता है ना, उसको सीधे तौर पे सामाजिक बहिष्कार को उसने जन्म दिया है। इसके कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट हमारा अवसरों की कमी, लैक ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो इंडिविजुअल डिप्राइव्ड ऑफ द एजुकेशन आर द एक्सक्लूड फ्रॉम द हायर एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो शिक्षा से इनको वंचित और व्यक्ति उच्च शिक्षा और रोजगारों के अवसर से भी ये लोग बाहर हो जाते हैं। Vicious cycle of poverty, तो literacy leads to poverty and the poverty in the turns deprive individual of the education। तो अशिक्षा गरीबी को जन्म देती है और गरीबी शिक्षा से वंचित करती है। ठीक है, सोशल मार्जिनाइजेशन के अंदर तो मार्जिनलाइज ग्रुप रिमेन एक्सक्लूज्ड फ्रॉम द सोशल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सामाजिक हाशियाकरण में वंचित वर्ग के सामाजिक निर्णय प्रक्रियाएं इन सभी से बाहर हो जाते हैं वो। Loss of self-respect, the lack of the education develop the sense of inferiority among individuals। तो आत्मसम्मान में भी कमी आ जाती है। शिक्षा के अभाव से व्यक्ति में हीन भावना विकसित हो जाती है। तो असमान सामाजिक संरचना में शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के बीच एक गहरी खाई सी बन जाती है। अनइक्वल सोशल स्ट्रक्चर होता है, गैप बिटवीन द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विडेंस फर्दर। तो इस प्रकार हम यही बात समझाना चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो असमानताओं से सामाजिक बहिष्कार का ही एक प्रमुख कारण भी है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा असमानताओं का समाधान निकाला गया, वो किस तरह से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड कंपेंसेटिव प्रोविजन टू द एलिमेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इनक्वालिटीज के थ्रू ये सारी चीजें बताई गई है कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं को दूर करने के कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फॉर सोशल इनक्वालिटी, सामाजिक असमानताओं के लिए। तो इसमें कुछ अनुच्छेदों के बारे में, कुछ आर्टिकल्स के थ्रू इस चीजों को समझाया गया है। हमारी जो आर्टिकल 14 है उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। तो आर्टिकल अनुच्छेद 15 के अंदर आपको धर्म, जाति, लिंग, इन सभी के आधार पर भेदभाव होता है उसकी भावना को निषेध किया गया, मतलब मना किया गया। आर्टिकल 17 के अंदर एबिलिटेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, तो अस्पृश्यता का अनुमूलन हुआ है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल 15(4) और 15(5) में स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए विशेष प्रावधान किए गए, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं उनको। बात करते हैं फॉर इकोनॉमिक इनक्वालिटीज के अंदर आर्थिक असमानताओं के लिए, जिसके अंदर बात की गई है आर्टिकल 39 में इक्वल लाइवलीहुड एंड द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो समान आजीविका के बारे में, संसाधनों के न्याय संगत वितरण के बारे में बात की गई है कि किसी भी आधार पर जो संसाधन है वो सभी के लिए मौजूद है, तो ये संसाधन हर किसी को न्यायपूर्वक उनका वितरण होना चाहिए। और समान आजीविका के बारे में भी बताया गया है अनुच्छेद 39 के अंदर। अब आर्टिकल 41 के अंदर राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। एजुकेशन अनुच्छेद 41 के अंदर शिक्षा और रोजगार का जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है।
रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर फॉर द इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, तो आरक्षण नीति में तो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी सीटें होनी चाहिए, इसके उनके आरक्षण के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बात की है। आर्थिक और सामाजिक रूप दोनों ही रूपों से ये उपलब्धियां उन्हें मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारा सांस्कृतिक समानताओं के लिए, तो फॉर द कल्चर इन क्वालिटीज के अंदर आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यकों की भाषा और उनकी संस्कृति है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ द मिनोरिटीज, तो आर्टिकल 30 के अंदर राइट ऑफ द मिनोरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की जो शैक्षिक संस्थान है वो स्थापित करने का उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। एंड मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन, द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन इन द मदर टंग, और बहुभाषी शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन भी करना चाहिए, मदर टंग को हमें प्रोत्साहन भी करना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? इन द कंक्लूजन इट कैन बी से दैट inequalities in education are an important cause of the social exclusion. Until all sections of the society have access to equal, inclusive, quality education, the establishment of the social justice will not be possible. तो शिक्षा में असमानताएं सामाजिक बहिष्कार का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब तक समाज के सभी वर्गों को समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी तब तक समाज जो है वो न्याय की स्थापना संभव नहीं है। तो भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं को समाप्त करने का सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंदर इसको प्रभावी क्रियान्वयन रूप से बनाया गया है। तो शिक्षा एक सशक्त सामाजिक उपकरण के रूप में अपनाकर ही एक समता मूलक, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। The Indian Constitution has provided the strong measures to the eliminate social, economic and the cultural inequalities को improve कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। And their effective implementation is essential. Only by adopting the education as the powerful and the social tool can be balanced, inclusive and the just society be built. ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षा का की संकल्पना में क्या अंतर है और पूर्व औपनिवेशिक युग की शिक्षा प्रणाली को संक्षेप में हमें वर्णन करके बताना था। हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 चीजों को डिफाइन करना है, एक प्रत्यय और संकल्पना में क्या अंतर है और पूर्व औपनिवेशिक युग की शिक्षा की जो प्रणाली है उसके बारे में हमें उसमें डिटेल्स में बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन में आपको बताया गया है कि जो पूर्व औपनिवेशिक युग में शिक्षा प्रणाली के आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में बताना है। तो दोनों ही चीजों को कवर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 चीजों को कवर करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूर्व औपनिवेशिक युग की शिक्षा प्रणाली के बारे में ही बताना है। तो दोनों में सेम चीज पूछी गई है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द नोशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एजुकेशन, ब्राइटली डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द प्री कॉलोनियल एरा। तो क्रिटिकली एग्जाम में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है जो प्री कॉलोनियल एरा के टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? शिक्षा जो है वो मानव जीवन के सर्वगुण विकास की एक सतत प्रक्रिया है जो समाज और समय के अनुसार शिक्षा की जो प्रत्यय जो उनकी संकल्पना है उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब देखो नई नई शिक्षा नीतियां आती हैं तो शिक्षा के अंदर समय के साथ साथ जो उनकी शिक्षा नीतियां हो गई, शिक्षाओं के अंदर इन सभी में बदलाव होते रहते हैं। समय के अनुसार ये चीजें जो है वो चेंजेस होती रहती है। तो एजुकेशन जो डेवलपमेंट है उसमें काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं, एजुकेशन का विकास होता है। So education is a continuous process for the holistic development of the human life and over the time and across society. The education system, the notion and the concept of the education has evolved. In India, the pre-colonial education system was based on Indian culture, tradition and the social needs. तो वहीं अगर हम बात करें कि भारत में जो पूर्व औपनिवेशिक युग है उसकी शिक्षा प्रणाली का भारतीय संस्कृति से, परंपरा से और सामाजिक जो आवश्यकता है उन पर आधारित है। तो इस काल की शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हमें केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि सिर्फ हमें ज्ञान प्रदान करना नहीं है बल्कि उनका असली मकसद होता है कि नैतिक और आध्यात्मिक और व्यवहारिक जो जीवन है उसके लिए व्यक्ति को तैयार किया जाए। इसी संदर्भ में शिक्षा की जो प्रत्येक संकल्पना है उसको समझना भी है हमें तथा जो पूर्व औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में भी जानकारियां लेना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोशन वाइज कॉन्सेप्ट ऑफ द एजुकेशन। तो शिक्षा का प्रत्यय और संकल्पना में अंतर के बारे में हम बात करेंगे। हम देखो शिक्षा का जो प्रत्यय है ना वो शिक्षा की संकल्पना में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट किए गए। डिफरेंस बिटवीन द नोशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एजुकेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। प्रत्यय की अगर हम बात करें, अगर नोशन की हम बात करें और शिक्षा शब्द के सामान्य और व्यवहारिक अर्थ को दिखाता है। ये शिक्षा की ये भ्रम इसकी व्याख्या है।
लाइक ज्ञान अर्जुन, व्यवहार परिवर्तन, संस्कारों का विकास, ये सभी जो क्या है ये प्रत्यय में आते हैं। रेफर्स टू जनरल एंड प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ द एजुकेशन, तो इट इज द एक्सटर्नल और द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, बिहेवियर चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज, ये सारे जो है ये नोशन के अंडर आते हैं। अब संकल्पना की बात करें तो शिक्षक के दार्शनिक रूप को, उसके सामाजिक और व्यापक दृष्टिकोण को प्रकट करती है। यही शिक्षा का गहन और संध्यात्मक रूप दिखाती है। लाइक व्यक्तिगत का सर्वजनीन विकास, सामाजिक परिवर्तन का साधन, इन सब चीजों के बारे में बताती है। यह होती है संकल्पना। जो प्रत्यक्ष शिक्षा है उसका सीमित एक अर्थ प्रस्तुत करती है, जबकि संकल्पना है जो वो शिक्षक के व्यापक उद्देश्य के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में स्पष्ट रूप से उसको समझाती है, मतलब उसके बारे में वो हमें बताती है। तो इसको हम बोलते हैं संकल्पना। कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट द फिलोसफिकल के, सोशल एंड द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द एजुकेशन के बारे में बताती है, और इट इज अ डीपर एंड थियोरेटिकल फॉर्म ऑफ द एजुकेशन। For example, holistic development of the personality and the means of the social transformation. There's a notion present a limited understanding of the, जो notion है उसके अंदर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है उस एजुकेशन के बारे में बताने के लिए। वहीं अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कॉन्सेप्ट जो है वो जो चीजों के बारे में तो उनके उद्देश्यों के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में और उनके स्वरूप के बारे में बताता है। तो वो हमें क्लैरिफाई करता है हमारे पर्पस के थ्रू और नेचर के बारे में समझाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्व औपनिवेशिक युग की शिक्षा प्रणाली के स्वरूप के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है। तो पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत की शिक्षा प्रणाली, उसकी प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। मेन द फीचर्स ऑफ द इंडियन प्री कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम आज देयर एज फॉलो, इसको हम अभी देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इसको हम अभी देख लेते हैं। नैतिक एवं चारित्रिक एक विकास, तो मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंदर। धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिलती है। व्यवहारिक और व्यावसायिक जो कौशल, जो स्किल्स हमारी वो डेवलप होती हैं। तो प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल जो स्किल्स हैं वो हमारी डेवलप होती है। ठीक है, सामाजिक कर्तव्य का बोध होता है। अवेयरनेस, हमें हमारी जो सोशल ड्यूटीज होती हैं उसके बारे में हमें पता चलता है, इससे हम अवगत होते हैं, मतलब इनके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, बोध होने का मतलब यही मतलब है। अब बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं के बारे में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, स्कूल का मतलब आप सभी लोग जानते हो, लेकिन अभी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो गुरुकुल की अगर हम बात करें तो गुरुकुल क्या होता है, एक वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता है। जैसे अभी आज के टाइम में स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ये सभी चीजें क्या है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के इनकी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, जहाँ पर हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, ये सब चीजें बता सकते हैं। गुरुकुल मेन सेंटर ऑफ द, तो वैदिक एजुकेशन का एक मेन सेंटर हुआ करता है गुरुकुल नाम से। पाठशाला की बात करें तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं पाठशाला। प्राइमरी लेवल एजुकेशन जिसको बोलते हैं पाठशाला। मदरसे और मकतब के, तो इस्लामी जो मदरसे और मकतब है ना, ये इस्लामी के शिक्षक केंद्र हैं। ठीक है, मदरसे और मकतब में सेंटर्स फॉर द इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक शिक्षा के केंद्र है। और टोल्स एंड विहार्स, तो इंस्टीट्यूशन फॉर द हायर एजुकेशन। टोल्स और विहार में उच्च शिक्षा के संस्थान होते हैं ना, जैसे ऐसे ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और भी हायर जो स्टडीज होती है उनको बोलते हैं उच्च शिक्षा के संस्थान, हायर एजुकेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। थर्ड पॉइंट है हमारा करिकुलम। तो करिकुलम में क्या है, हमारा पाठ्यक्रम। अब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सबसे पहले आप इसके बारे में पता करते हो कि हाँ हमारा करिकुलम क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है इसका। तो ये सारी चीजों को देखते हैं। उसके वेद, उपनिषद, दर्शन, इन सभी चीजों में बताते हैं। ठीक है, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी देखते हैं। आयुर्वेद, शिल्प एवं कला, आयुर्वेद, क्राफ्ट एंड आर्ट्स एंड रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा। तो शिक्षण पद्धति की बात करें, टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो मौखिक परंपरा पर ये सारी चीजें जो है आधारित है, बेस्ड ऑन द ओरल ट्रेडिशन। और गुरु शिष्य संबंध है, गुरु डिसिप्लिन रिलेशनशिप है, अनुभवतक और जीवन उपयोगी शिक्षाएं हैं। एक्सपेरिमेंटल एंड द लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन है, एम्फेसिस ऑन द डिसिप्लिन एंड द सेल्फ रिस्ट्रेंट, अनुशासन और आत्मसंयम पर ज्यादा इन पर बल दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा उस पर जोर दिया जाता है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्व औपनिवेशिक काल की शिक्षा प्रणाली के आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में बताना है। ठीक है, अब इसके सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड द सकारात्मक पक्ष के रूप में हम इसको देखेंगे। और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। ठीक है, एम्फेसाइज ऑन द मॉरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज।
जीवन उपयोगी एंड व्यवहारिक शिक्षा के बारे में बताया, प्रैक्टिकल एंड लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन के बारे में भी बताया जाता है। गुरु और शिष्य के जो निकट संबंध, जो रिलेशन बनते हैं वो निकट होते हैं, ठीक है, वो अच्छे बनते हैं। तो क्लू इज द गुरु एंड गुरु डिसिपल रिलेशनशिप, ठीक है। और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हमें शिक्षा प्राप्त होती है, एजुकेशन टू द लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, अभी हमने इस पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे थे, अब इसके नेगेटिव भी है कुछ। शिक्षा जो है वो एक सीमित दायरे में होती है, और लिमिटेड स्कोप ऑफ द एजुकेशन, और जातिगत और सामाजिक जो भेदभाव है, कास्ट बेस्ड एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। महिलाओं की शिक्षा की उपेक्षा में निग्लेक्ट ऑफ द वुमेन एजुकेशन, विज्ञान एवं तकनीकी विकास का भाव होता है, लैक ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, आधुनिक विषयों की कमी होती है, absence of the modern subject, or therefore while the system was value oriented, it was limited in the term of social equality and modernity। तो इस प्रकार हम बताएंगे ये जो प्रणाली है ना, ये मूल होते हुए भी ये सामाजिक समानता और आधुनिकता की दृष्टि से सीमित है, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है कि निष्कर्ष में ये बताया गया जो शिक्षा की जो प्रत्यय और संकल्पना के बीच में अंतर स्पष्ट किया गया है, जहाँ पर प्रत्यय जो है वो शिक्षा के समान अर्थ को बताते हैं और संकल्पना उसके व्यापक उद्देश्य के बारे में दिखाती है। और पूर्व औपनिवेशिक युग की शिक्षा प्रणाली है उसमें भारतीय संस्कृति मूल्यों पर आधारित है और जीवन के नैतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत भी करती है। तो कुछ जो सामाजिक असमानता है, सीमित पहुंच है, आधुनिक ज्ञान के अभाव के कारण इसकी कुछ गंभीर समस्याएं भी थी। इसलिए शिक्षा प्रणाली को ना पूर्णतः आदर्श कहा जा सकता है और ना ही पूर्ण दोषपूर्ण, बल्कि ये अपने समय और समाज की आवश्यकताओं के प्रतिबिंब के रूप में साबित हुई है, ठीक है। इन द कंक्लूजन देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द नोशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एजुकेशन, के बारे में हमने बात कर ली है इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। वेयर द नोशन रिफ्लेक्ट इन जनरल मीनिंग ऑफ द, देखो जो नोशन है वो हमें क्या बताती है, एजुकेशन की जनरल मीनिंग्स के बारे में हमें वो बताती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स, वो उनके उद्देश्यों के बारे में हमें बताती है। एंड द प्री कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम वाज रूटेड इन इंडियन कल्चर के बारे में, उनकी वैल्यूज के बारे में, ठीक है। इन सभी के थ्रू उसको मजबूत करती है, उनके मॉरल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को हमारी लाइफ में मजबूत करती है। हाउएवर ड्यू टू सोशल इनइक्वालिटी, लिमिटेड एक्सेस एंड द लैक ऑफ द मॉडर्न नॉलेज, तो इट हैड certain significant limitation, thus the education system cannot be considered entirely deal or entirely fault, but the rather reflection of the needs of the time of society। मतलब ये नहीं कह सकते कि वो हाँ खराब है या फिर वो ज्यादा अच्छी है, वो परफेक्ट है। वो अपने टाइम में, जिस टाइम में उनका पीरियड था, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, वो एक ठीक थी, ठीक है। तो जिसमें अपने समय और समाज की आवश्यकताओं की प्रतिबिंब भी मानी जाती है, क्योंकि उस टाइम वो ना ज्यादा ही खराब थी और ना ही ज्यादा अच्छी थी। उस टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम था वो उस टाइम में, अपने टाइम में वो ठीक था। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, शिक्षा में समानता का क्या महत्व है और शिक्षा सेटिंग में समानता की आवश्यकताओं पे हमें चर्चा करनी है। तो इन क्वेश्चन में हमें क्या बताना, सबसे पहले हम बताएंगे शिक्षा में समानता का महत्व क्या है, ठीक है, और शिक्षा सेटिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर समानता की आवश्यकताओं पे हमें चर्चा भी करनी है। सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है, इस बात को हमें भी स्पष्ट करके समझाना है। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्वालिटी इन एजुकेशन, तो फर्स्टली आपको हमें क्लियर करना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी इन एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड डिस्कस द नीड फॉर द इक्वालिटी इन द एजुकेशनल सेटिंग। तो एजुकेशन सेटिंग के अंदर हमें इसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। इसके ऑप्शन में द साइको-हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड एजुकेशन, तो इसके बारे में भी आपको टिप्पणी देनी है, कमेंट करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम सबसे पहले इसका परिचय। तो शिक्षा जो है वो किसी भी समाज के विकास, उसके सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर एक आधारशीलता होती है। और ये शिक्षा में समानता का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे जो है उसकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूरे समान अवसर दिए जाते हैं। बच्चों का जो विकास है वो केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उनके सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ, जैसे परिवार के अंदर, समुदायों के अंदर, संस्कृति के अंदर, ये सारी जो परंपराएं, ऐतिहासिक अनुभव है, उसकी शिक्षा को गहराई रूप से प्रभावित भी करती है। तो इसलिए शिक्षा है उसमें समानता की आवश्यकता को समझने के लिए सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द एनी सोसाइटी डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में हमें बताती है। इक्वालिटी इन द एजुकेशन मीन्स दैट एवरी चाइल्ड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो हर जो बच्चा है, चाहे वो क्लास में कोई बच्चा हो या फिर
मतलब किसी किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हो स्कूल्स में या कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में, तो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये समानता का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है। Social historical concepts such as family, communities, cultural tradition, and historical experience deeply influence their learning and their understanding. The need for the equality in education requires studying are the social historical concept. ठीक है। तो जो समानता की जो आवश्यकता है उसको समझने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है कि हमें उसको सामाजिक, ऐतिहासिक, इन सभी चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है। सोशल हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को हमारा समझना इसके लिए जरूरी है एजुकेशन के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द इक्वालिटी इन एजुकेशन की बात करें, शिक्षा में समानता का क्या महत्व है, तो शिक्षा में समानता का महत्व कुछ मेन पॉइंट्स के थ्रू आपको बताया गया है। बात करें समान अवसरों की उपलब्धता के अंदर, तो अवेलेबिलिटी ऑन द इक्वल अपॉर्चुनिटी, एवरी चाइल्ड हैज एन इक्वल राइट टू एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन। समान अवसरों की अगर हम बात करें तो प्रत्येक जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार मिलना चाहिए और उनको मिलता भी है। ओके। सामाजिक न्याय की स्थापना, तो वंचित एंड पिछड़े वर्ग के लोगों को इनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। स्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस, ब्रिंगिंग मार्जिनाइज्ड एंड द डिसएडवांटेज ग्रुप इनटू द मेन स्ट्रीम, तो इन लोगों को हमें अपने मुख्य वर्ग में लाना चाहिए। जो अनुसूचित जाति के वर्ग होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग में कौन आता है, अनुसूचित जातियों के लोग। ठीक है। जो निजी कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए सब जो सुविधाएं हैं ये दी गई है। व्यक्तिगत एवं सर्वांगीण विकास, तो सभी बच्चों की क्षमता है उसको समुचित उनका विकास किया जाना चाहिए, तो व्यक्तिगत उनका विकास भी होना जरूरी है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ऑल चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी के थ्रू इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बताना चाहिए और हमारे जितने भी तत्व है, मतलब प्रोमोटिंग इक्वालिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में और फेटर्निटी के बारे में भी इनको महत्व देना चाहिए, इनको बढ़ावा देना चाहिए। ओके। अब बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। सोशल मोबिलिटी के अंदर इंप्रूविंग सोशल स्टेटस एंड थ्रू द एजुकेशन। आप शिक्षा सेटिंग में समानता की क्या आवश्यकता है, तो शिक्षा सेटिंग में समानता की आवश्यकता की नीड फॉर द इक्वालिटी इन एजुकेशन सिस्टम, तो विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान है उसमें समानता की आवश्यकता कुछ कारणों से होती है। द नीड फॉर द इक्वालिटी इन स्कूल्स एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा विविध पृष्ठभूमि के बच्चे, जैसे अलग अलग जाति, वर्ग, लिंग, संस्कृति से आए बच्चों के लिए उनके लिए समान अवसर दिए जाते हैं। चिल्ड्रंस फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट, क्लासेस, जेंडर्स एंड कल्चर्स। सेकंड पॉइंट है भेदभाव की रोकथाम, तो जातिगत, लैंगिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, एलिमिनेटिंग कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक, इन सभी चीजों के थ्रू जो भेदभाव किया जाता है इन सभी चीजों को बंद करना चाहिए। समान संसाधन उपलब्धता के अंदर पुस्तकें, शिक्षक, तकनीक और अंधसंरचना की समान पहुंच होनी चाहिए सभी को। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर इंटीग्रेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इनटू द मेन स्ट्रीम। ठीक है। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, इंश्योरिंग द इक्वल एबिलिटी ऑफ द बुक्स, टीचर्स, टेक्नोलॉजी, इन सभी को इक्वल साइट मिलनी चाहिए, इक्वल एबिलिटी मिलनी चाहिए सभी को। समान मूल्यांकन प्रणाली के अंदर निष्पक्ष परीक्षा होनी चाहिए, मूल्यांकन व्यवस्था भी होनी चाहिए। एजुकेशन इवोल्यूशन सिस्टम के अंदर फेयर एग्जामिनेशन होना चाहिए, असेसमेंट और प्रोसीजर भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में बच्चे की शिक्षा, तो सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड द चाइल्ड एजुकेशन, तो बच्चे की शिक्षा में सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ की भूमिका में एक महत्वपूर्ण है। पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंदर तो माता पिता की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति सीखने के लिए भी ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं। फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी इनकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। सांस्कृतिक परिवेश, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है समावेशी शिक्षा। थर्ड पॉइंट है ऐतिहासिक अनुभव के बारे में, तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ऐतिहासिक जो अनुभव है, जैसे वंचित समुदाय के जो ऐतिहासिक शोषण है, उनके शैक्षिक जो अवसर है वो उनको सीमित रूप से उनको प्राप्त करवानी चाहिए। ठीक है। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज, लिमिट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके।
सामाजिक अपेक्षाओं में समाज की जो अपेक्षाएं हैं, बच्चों की आकांक्षाओं को, इन सभी चीजों को, ये सभी चीजें है ना बच्चों को प्रभावित करती हैं। तो सोशल एक्सपेक्टेशन के अंदर, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन के अंदर इन्फ्लुएंस दैट द चाइल्ड्स एस्पिरेशन, तो चाइल्डों की जो इन सभी की आकांक्षा होती है जो बच्चों की, इन सभी को प्रभावित करती है कौन? सामाजिक अपेक्षाएं। सामुदायिक वातावरण में तो समुदाय का जो शैक्षिक वातावरण है उसको सीखने के लिए हमें प्रोत्साहित और बाधित भी करती है। ठीक है, तो कम्युनिटी एनवायरनमेंट, द एजुकेशन एनवायरनमेंट ऑफ द कम्युनिटी either encourage or the hinders learning. Thus, if the education is provided without considering in the socio-historical concept, the objective of the equality remains incomplete. Conclusion की अगर हम बात करें, निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। इन द कंक्लूजन, इक्वालिटी इन द एजुकेशन इज नॉट ओनली अ moral ideas but also a social necessity. Ensuring equality in the education setting provide all children with the opportunity to fully develop their potential. तो निष्कर्ष में बताया गया है कि शिक्षा में समानता न केवल एक नैतिक आदर्श है बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता भी है। शैक्षिक सेटिंग के अंदर समानता जो है उसको सुनिश्चित करके वो सभी बच्चों को अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। ठीक है, मोर एवर द एजुकेशन कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव विदाउट अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सोशल हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, देयरफॉर एन इंक्लूसिव जस्ट equitable educational system, the balance coordination between the equality and social historical concept is essential. तो वही अगर हम बात करें कि साथ में इस बच्चों के अंदर सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को समझे बिना बिना शिक्षा को प्रभावी नहीं बना सकते। ये सभी चीजें जो हैं वो हमारी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक समावेशी, न्यायपूर्ण और समान शिक्षक व्यवस्था के लिए समानता और सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ दोनों को एक संतुलित समन्वय करके समझाना बहुत जरूरी है। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शिक्षा को समाजीकरण की एजेंसी और परिवर्तन का एजेंट क्यों माना जाता है। इस बात पे हमें टिप्पणी करनी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा वकालत की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझाना है। उदाहरण के साथ साथ चर्चा भी करनी है स्कूल के समावेशी प्रथाओं को कैसे अपना सकते हैं, ये भी चीज हमें क्लियर करनी है। Education is considered both an agency of the socialization, what is the agent of the changes, इसके बारे में कमेंट करना है। Explain the concept of the inclusive education is advocated by the National Education Policy 2020. Discuss this example and how school can adopt inclusive practice. अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले इसका। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है? इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि शिक्षा समाज व्यक्ति के बीच एक सेतु का कार्य करती है। ये न केवल समाज के मूल्य, मान्यताओं और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है बल्कि सामाजिक परिवर्तन और नवाचार को भी सशक्त एक उपकरण के रूप में साबित हुई है। Education act as a bridge between the society and the individuals. It is not only a medium to transmit society's values, beliefs and tradition to the next generation, but also a powerful tools for the social changes, innovation के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी जो इसका शिक्षा का जो मतलब है वो समाज और व्यक्ति के बीच में एक सेतु का काम करती है, एक ब्रिज की तरह होती है। ठीक है, दोनों ही सपोर्टों में वो रहती है। वो समाज के मूल्यों के बारे में, मान्यताओं के बारे में, ठीक है, सोसाइटी वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में ये नेक्स्ट जनरेशन को समझाती है। उनके रूल्स, ये सब चीजें उनके बारे में भी बताती है। ठीक है, और आधुनिक समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की समावेशी, समानतापूर्ण और परिवर्तनकारी जो बनाने पे विशेष बल भी दिया है इनके ऊपर। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि एजुकेशन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो शिक्षा जो है सामाजिकरण की एजेंसी के रूप में इसको देख लेते हैं। तो समाजीकरण एक वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और व्यवहारों को सीखता है। शिक्षा इस प्रक्रिया में निम्न प्रकार से अपना योगदान भी देती है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच एंड द इंडिविजुअल्स लर्न द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर। तो सोशलाइजेशन का क्या मतलब है? सोशलाइजेशन का ये मतलब है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी वैल्यूज, बिहेवियर, सोसाइटी से कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें वो सीखता है। किसके थ्रू सीखता है? ये एजुकेशन के थ्रू ये सारी चीजें हमें पता चलती है। ठीक है, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस इन द फॉलोइंग वेज। थ्रू कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको ये सारी जो चीजें हैं वो समझाई गई हैं, उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं।
हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ द सोशल वैल्यूज। तो सामाजिक मूल्यों पर संचार। तो समानता, सहयोग, अनुशासन और लोकतांत्रिक जो ये मूल्य है हमारे सामाजिक मूल्यों के ही आधार है। ठीक है। अवेयरनेस ऑफ द इक्वालिटी, कॉपरेशन, डिसिप्लिन एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमारे सारे जो सोशल वैल्यूज है हमारी। सांस्कृतिक परंपराओं पर का संरक्षण। तो भाषा, इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी प्राप्त करना, ये हमारे सांस्कृतिक परंपराओं का ही एक संरक्षण, इनकी रक्षा करना। प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर ट्रेडिशन। तो अवेयरनेस ऑफ द लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड द कल्चर हेरिटेज। सामाजिक भूमिकाओं की समझ। तो नागरिक, श्रमिक, उत्तरदायी व्यक्तियों के रूप में भी भूमिका समझाई गई है समाज के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग द सोशल रोल्स, रोल एज सिटीजन, रोल एज वर्कर्स एंड रोल एज रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। व्यवहार निर्माण। तो सहयोग, सहिष्णुता, सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास, इन सभी चीजों को समझना चाहिए। तो बिहेवियर फॉर्मेशन के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द कॉपरेशन, टॉलरेंस एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल कॉन्शियस, फॉस्टरिंग पैट्रियटिज्म एंड द सोशल यूनिटी। राष्ट्रीय चेतना के विकास के अंदर बताया गया है कि देशभक्ति और सामाजिक एकता की हमें भावना होनी चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ द चेंज। शिक्षा परिवर्तन एक ऐसे एजेंट के रूप में है। तो ये जो शिक्षा है वो केवल परंपराओं को बनाए रखने का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। अंधविश्वास और कुरीतियों का उन्मूलन। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका विकास किया जाता है। इन सभी चीजों का विरोध किया गया है। ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ द सुपरस्टिशंस एंड द सोशल इविल्स, प्रमोटिंग ए साइंटिफिक आउटलुक, इन्होंने वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से इन सभी चीजों का विकास हुआ है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। जाति, लिंग, वर्ग आधारित जो भेदभाव, इन सभी को चुनौतियां दी गई हैं। प्रमोशन ऑफ द सोशल इक्वालिटी, चैलेंजिंग कास्ट, जेंडर एंड द क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें भी सुधार हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट भी इंक्रीज हुई है, इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ द वुमेन थ्रू द एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर भी जो महिलाओं की जो भूमिका है वो भी बढ़ती रही है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्थिक परिवर्तन के बारे में। तो कौशल विकास के, रोजगार मतलब कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर, नई जॉब्स, इन सब जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हुई है। अगर लोग शिक्षित हो रहे हैं, ऐसे पहले महिलाएं भी शिक्षित नहीं होती थी, लेकिन अब उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना करियर, ठीक है, वो डिसाइड कर सकते हैं। तो उनको भी काफी सारी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इन सभी चीजों में भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब लोकतांत्रिक भागीदारी की बात करें तो जागरूक और जिम्मेदार जो नागरिक है उसका निर्माण हुआ है। डेवलपिंग अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जो डेवलपमेंट है, ये चीजें भी हुई हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा के बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा की विशेष रूप से बल देती है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो सभी बच्चों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाई गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इक्वल एंड द क्वालिटी एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रंस। सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक शारीरिक जो विविधता है उसको समानता दी गई है। और वंचित वर्ग और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को मुख्य धारा में भी शामिल किया गया। तो रिस्पेक्ट फॉर द सोशल, इकोनॉमिक, जेंडर एंड द फिजिकल डाइवर्सिटी and integrating the disadvantaged and the special needs children into the mainstream। तो इन बच्चों को भी मुख्य धारा में रखा गया है। की प्रोविजन ऑफ द NEP 20। तो NEP 20 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? समावेशी और समान शिक्षा का क्षेत्र का निर्माण हुआ था। दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ अंधसंरचना और सहायक उपकरण साबित हुई थी। बहुभाषिक शिक्षा और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता में वंचित वर्गों के लिए काफी हेल्पफुल था। और शिक्षक प्रशिक्षण में समावेशी दृष्टिकोण भी बढ़ने गया था। स्टैब्लिशिंग एंड इंक्लूसिव एंड इक्वालिटी एजुकेशन सेक्टर था। एक्स लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिव डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए। मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन एंड अर्ली एजुकेशन इन द मदर टंग। तो जो बहुभाषिक शिक्षा है, जो मातृभाषा है, इन सभी को प्रारंभिक शिक्षा में बताया गया। स्कॉलरशिप एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है। वंचित वर्गों के लिए कुछ स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनके लिए दिया गया था। और टीचर्स ट्रेनिंग विद एन एक्सक्लूसिव पर्सपेक्टिव। और शिक्षक प्रशिक्षण की जो चीजें हैं, इन सभी को भी समावेशी दृष्टिकोण से देखा गया था। अब बात करें वे स्कूल एंड कैन अडॉप्ट इंक्लूसिव प्रैक्टिस। तो स्कूलों द्वारा समावेशी प्रथाओं को अपनाने के उपाय क्या थे? तो विद्यालय में निम्नलिखित तरीकों से समावेशी शिक्षा को अपनाकर परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं। लचीला पाठ्यक्रम है कि जो विभिन्न क्षमताएं उसको अनुरूप शिक्षण दिखाया गया।
समावेशी कक्षा कक्ष वातावरण, तो भेदभाव रहित और सहयोगात्मक वातावरण दिया गया। सहायक शिक्षण सामग्री के अंदर ब्रेल, ऑडियो सामग्री और डिजिटल संसाधन भी दिए गए। संवेदन शिक्षक के अंदर तो विविधता को समझने वाली जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो दिखाएगा। अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी भी, समावेशन को भी बढ़ावा दिया गया। फ्लेक्सिबल करिकुलम में टीचिंग टैलेंट टू डिफरेंट एबिलिटी, शिक्षा है उसको अलग अलग क्षमताओं के अनुरूप उसको सिखाया जाता है। इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट था, डिस्क्रिमिनेशन फ्री था, कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर था, मतलब किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सपोर्टिव लर्निंग द मटेरियल्स, तो ब्रेली, ऑडियो रिसोर्सेज एंड डिजिटल टूल्स के थ्रू इतने सारे जो मटेरियल्स उन लोगों को दिए गए थे। सेंसिटिव टीचर्स, तो ट्रेन द एजुकेटर्स हु अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, तो विविधता समझने वाले जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको मतलब बुलाया गया था। ब्रिटानिया इन द कम्युनिटी इन्वायरमेंट, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड द पार्टिसिपेशन को भी दिखाया था। समावेशन की जो पार्टिसिपेशन को भी बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया था। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या बताया गया है कि शिक्षा जो है वो सामाजिकरण के एक महत्वपूर्ण एक एजेंसी होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का भी एक सख्त एजेंट भी है। या समाज के मूल्यों को संरक्षित करते हुए आवश्यक सुधारों का मार्गदर्शन भी करती है। तो एजुकेशन इज बोथ एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन एंड पावरफुल एजेंट ऑफ द सोशल चेंजेस। इट प्रिजर्व द सोशल वैल्यूज वाइल द पेविंग द वे फॉर द नेसेसरी रिफॉर्म्स। वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, एजेंट भी है, तो ये समाज के मूल्य को संरक्षित करते हुए सामाजिक सुधारों का मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उसको केंद्र में रखकर शिक्षा को अधिक समानतापूर्ण, परिवर्तनकारीशील इसको बनाने का इसका प्रयास भी किया है। यदि विद्यालय जो समावेशी प्रथाओं को प्रभावी ढंग से इसको अपनाया जाए, शिक्षा वास्तव में एक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील समाज के निर्माण में निर्णायक भूमिका भी निभा सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन कैन प्ले एज अ डेसिसिव रोल बिल्डिंग अ जस्ट, इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि लिंग और जेंडर के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, सबसे पहले काम करना है, और इस बात पर विस्तार से बताना है कि जो लैंगिक पूर्वग्रह के परिणाम स्वरूप शिक्षा में लैंगिक आधारित भेदभाव कैसे होता है। ठीक है, इसके ऑप्शन में है कि असमानताओं को दूर करने के लिए उपकरण के रूप में साहित्य की जो भूमिका है उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी लिखनी है। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द हाउ जेंडर बेसिस रिजल्ट इन जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन and critically comment on the role of the literature as a tool to eliminate inequalities। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो inequalities in society arise from the social and perception and the basis from the biological differences। तो समाज में असमानताओं का निर्माण जो है वो जैविक विभिन्नताओं से अधिक सामाजिक जो धारणा है उसके पूर्वग्रह के कारण ही होता है। ठीक है, जो लिंग और जेंडर के बीच में अंतर, किसी भी सामाजिक संरचना, इन सभी कुछ चीजों को समझने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। ओके, और लैंगिक पूर्वग्रह शिक्षा है ये व्यवस्था में गहराई से एक व्यापक है, जिसके कारण बालक और बालिकाएं इन सभी के सामने इसके अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो साहित्य एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो सामाजिक चेतना को जागृत कर असमानताओं को चुनौती देता है और समानता को भी, ठीक है, और समानताओं की स्थापना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो इसके अंदर आपको ये चीज बताइएगी कि जो समाज है ना उसमें असमानताओं को ठीक है, समाज में असमानताओं का जो निर्माण है उसमें जैविक जो विभिन्नता है उसको अधिक सामाजिक धाराओं में पूर्वग्रह के कारण ही तो हमें इसी तो लिंग और जेंडर के बीच में जो यही सामाजिक संरचना है इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लैंगिक पूर्वग्रह जो शिक्षा है उसके बारे में अगर इसमें बताया गया है कि जिसके कारण जो बालक और जो बालिका है उनको समान अवसर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि लैंगिक जो भेदभाव है वो हो जाते थे। ठीक है, ऐसा कि आप लोगों को भी पता होगा। अब इसको हम डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो लिंग और जेंडर के बीच में कुछ अंतर, कुछ जो होती हैं वो हमारे
सेक्स पे डिपेंड होती हैं, कुछ चीज़ें जेंडर पे डिपेंड होती हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के थ्रू ही जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बढ़ता है, भेदभाव जो है उनकी वजह से बढ़ जाता है। अब इसको हम देखेंगे, जो लिंग और जेंडर में निम्नलिखित जो आधारों पे जो अंतर किए जाते हैं उसको हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लिंग के बारे में, एंड सेकंड है हमारा जेंडर के बारे में। तो सेक्स डिटरमाइन ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस एंड रिलेटेड टू द बर्थ। तो सेक्स हमें क्या बताती है, ये हमारी जो चीज है, मतलब बाय बर्थ हमें बताते हैं कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, तो ये बाय बर्थ हमें मिल जाता है। रिफ्लेक्ट द फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द मेल और फीमेल। तो ये जो सेक्स है ये हमें ये डिफरेंस बताती है कि ये मेल है ये फीमेल है, ये डिफरेंस बिटवीन द मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो हमें डिफाइन करके ये सेक्स हमें बताती है। बट अगर हम बात करें जेंडर की, तो जो जेंडर है ना वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो निर्माण है उसका निर्माण कर देता है अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है। समाज द्वारा निर्धारित जो भूमिका है उस पर आधारित हो जाती है कि हाँ ये काम सिर्फ लड़का ही कर सकता है और ये काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं इनके माध्यम से ये डिस्क्रिमिनेशन, तो भेदभाव की जो भावना है उसको बढ़ाया जाता है, दोनों के बीच में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है, समाज और समय और समाज के साथ इसके अंदर परिवर्तनशील भी होता है। तो समय और मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता होगा कि उस टाइम अगर आप मतलब आप आज़ादी की बात की अगर हम बात करें तो उस टाइम में कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत कमी हुआ करती थी उस टाइम में। तो अभी अब उस टाइम की अगर बात करें और आप आज का टाइम देते हो तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाए, समय के साथ साथ जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में भी बदलाव होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आपको सेक्स और जेंडर दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जेंडर बेसिस एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एजुकेशन के अंदर। तो लैंगिक पूर्वग्रह और शिक्षा में लिंग आधारित जो भेदभाव है उसके बारे में बात करेंगे। तो लैंगिक पूर्वग्रह शिक्षा में निम्न प्रकार से भेदभाव को जन्म देती है। लाइक 4 पॉइंट्स में देखें, जेंडर बेसिस लीड्स टू द, ठीक है, एजुकेशन इन द फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षा एक असमान पहुंच है। तो बालिकाओं की शिक्षा है उसको कम महत्व देना। विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति, तो घरेलू कार्य और मतलब घरेलू कार्य मतलब घर के जो काम है और बाल विवाह के कारण भी इनको बोल दिया जाता था कि विद्यालय छोड़कर घर पे बैठे घर के काम करें और शादी कर ले, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर होंगे। अनइक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन, तो लेसर अमाउंट गिवन टू द गर्ल्स, तो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति, उनको विद्यालय छोड़ने के लिए किया जाता था क्योंकि घरेलू काम के लिए और बाल विवाह के कारण, इन सब विषयों के कारण विद्यालय छोड़ने के लिए बोला जाता था। पाठ्यक्रम में भेदभाव, तो पुरुष केंद्रित जो विषय वस्तु है उदाहरण है, इन सभी चीजों को बताया गया है। करिकुलम बेसिस है कि मेल सेंटर एंड कंटेंट एग्जाम्पल है। टीचर्स बी जस्ट एंड काउंसलिंग बॉयज एंड मोर कैपेबल। इनइक्वालिटी इन द वोकेशनल एजुकेशन, तो लिमिटिंग गर्ल्स टू द सर्टेन फील्ड्स, रिड्यूस सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, लोअर गर्ल्स मॉरल। शिक्षा, अगर पाठ्यक्रम में भेदभाव तो पुरुष केंद्रित विषय वस्तुएं उदाहरण, इन सभी चीजों के बारे में बताया। शिक्षक के जो पक्षपात दृष्टिकोण है, लड़कों को अधिक सक्षम मानना है। और व्यावसायिक शिक्षा में लड़कियों को सीमित क्षेत्रों तक की सीमित रखते हैं। और आत्मविश्वास में कमी आई है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार से जो बालिकाओं का मनोबल गिराया जाता है, उनको बताया जाता है कि हाँ लड़कों से वो अधिक नहीं है, लड़कियां उनसे ज्यादा सक्षम है, तो उनका जो मनोबल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको गिराया जाता है। और इन कारणों से ये शिक्षा जो है व्यवस्था में लैंगिक जो समानता है उसका उद्देश्य जो है वो अधूरा जाता है, क्योंकि हमारा जो क्या उद्देश्य होता है कि लैंगिक रूप से दोनों को ही समानता मिले, दोनों को ही एक ही नजर से देखा जाए, ठीक है। बात करते हैं रोल ऑफ द लिटरेचर इन एलिमिनेटिंग इनक्वालिटी। तो असमानताओं को दूर करने के लिए साहित्य की क्या भूमिकाएं हैं। तो साहित्य सामाजिक असमानताओं को उजागर करने के लिए उन्हें दूर करने का एक प्रभावशाली माध्यम रहा है। लिटरेचर हैज बीन इन्फ्लुएंस मीडियम टू हाईलाइट देयर रिड्यूस सोशल इनक्वालिटीज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक चेतना का विकास। तो साहित्य शोषण और भेदभाव को उजागर करता है। डेवलपमेंट ऑफ द सोशल अवेयरनेस, लिटरेचर एक्सपोज एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई है। और हाशिए के वर्गों की आवाजों के, स्त्री, दलित, वंचित वर्गों, इन सभी के अनुभवों का चित्रण भी हमें देखने के लिए इसके अंदर मिलता है। वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड डिस्पेक्टेशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द वुमेन, दलित एंड डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के बारे में। चैलेंजिंग बेसिस की अगर हम बात करें तो जिसके अंदर पूर्वग्रह की चुनौतियों में जो रूढ़ मान्यता उन पर ज्यादा प्रहार किया गया है। अटैकिंग स्टीरियोटाइपिकल एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स। मानवीय संवेदनाओं का विकास हुआ है। समानता और सहानुभूति की भावना को दिखाया। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन एम्पैथी, फॉस्टरिंग इक्वालिटी एंड कॉम्पिटिशन।
सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा में सुधार आंदोलन को एक वैचारिक आधार बताया है। इंस्पिरेशन ऑफ द सोशल चेंज, प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन फ्रॉम द रिफॉर्म मूवमेंट। हालांकि जो आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो साहित्य का जो प्रभाव है समाज की साक्षरता पर चेतना पर निर्भर करता है और इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे समाज और सीमित वर्ग तक ही पहुंच पाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ द लिटरेचर डिपेंड ऑन द सोशल लिटरेसी एंड द अवेयरनेस, इट्स इन्फ्लुएंस इज ग्रेजुअल एंड द ऑफ्टन लिमिट टू द सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम। कंक्लूजन में बताया गया है कि जो लिंग और जेंडर इनके बीच का जो अंतर है उसको समझे बिना ही शिक्षा में व्यापक लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना संभव नहीं है। तो शिक्षा जो लैंगिक पूर्वाग्रह शिक्षा में असमान अवसर और भेदभाव को जन्म दिया जा रहा है जो सामाजिक विकास में बाधक बने हुए हैं और वही साहित्य एक वैचारिक उपकरण के रूप में इन समानताओं को उजागर करके समाज में समानता, न्याय, संवेदनशील इन सभी चीजों को वो बढ़ावा देते हैं। समाज और साहित्य दोनों को ही मिलकर लैंगिक और सामाजिक असमानताओं के उन्मूलन के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, इन सभी चीजों को समझे बिना इसके हमें डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इट इज इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। जेंडर बेसिस रिजल्ट इन अनइक्वल opportunity discrimination which in social development. Literature as an intellectual tools highlight this inequality and promote equality, justice and sensitivity in society. Both education and literature must work together to actively eliminate and gender the social inequalities. Okay, next question है क्वेश्चन हमारा 6th। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में विशेष जो आवश्यकताएं वाले बच्चे हैं जिसको हम बोलते हैं CWSN के सामने आने वाली चुनौतियां उनको पता लगाना है। आइडेंटिफाई द चैलेंज फैक्ट बाय द चिल्ड्रंस सोशल नीड्स CWSN विद एक्सेसिबिलिटी इक्वालिटी एजुकेशन। स्कूल एक समावेशी वातावरण बन सकता है जहां विविध पृष्ठभूमि के विभिन्न क्षमताओं के जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ना सीख सकते हैं। इसको उदाहरण के साथ समझाना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में बताया गया समावेशी जो शिक्षा है वो एक ऐसी उसका उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक जो बच्चा है चाहे उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेदनी सीखने में जुड़ी किसी भी विशेष आवश्यकता ही क्यों ना हो, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा प्राप्त कर सके। और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं CWSN समाज के हैं वो एक अभिन्न अंग है और किंतु उन्हें शिक्षा है वो एक पहुंचने में एक अनेक बाधाएं सामने करनी पड़ती है। तो उनका मकसद सिर्फ इतना है कि विद्यालय में यदि समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो ना तो केवल इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है बल्कि जो विविध पृष्ठभूमि और क्षमता वाले जो बच्चे हैं वो सहयोगात्मक सीखने का वातावरण भी उनको मिल सकता है। वो एक साथ उन्हीं बच्चों के साथ अपनी जो एजुकेशन है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। The aim of the inclusive education is ensure that every child, regardless of physical, mental and sensory and learning related जितने भी नीड्स स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब मेन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर यही बताया गया कि अगर स्कूल एक समावेशी शिक्षा के बारे में एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम को मतलब डेवलप करे तो जो सारे जो बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो सभी अपने एक साथ मिलकर अपनी एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सके साथ में। ठीक है, तो अब बात करते हैं CWSN के सामने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जाने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो भौतिक अवरोध में तो रैंप, लिफ्ट, शौचालय जैसी सुलभ संरचना है उसका अभाव हुआ है। मतलब फिजिकल बैरियर्स के अंदर लैक ऑफ द एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सच एज रैंप, लिफ्ट्स एंड टॉयलेट। शैक्षिक संसाधनों की कमी हुई है जैसे ब्रेल पुस्तकें, ऑडियोग्राफी और सहायक तकनीकी का अभाव भी इसके काफी से इन सभी चीजों में कमी आई है। तो लैक ऑफ द एजुकेशनल रिसोर्सेज में एब्सेंस ऑफ द पैरेलल बुक्स की एब्सेंसी और ऑडियो मटेरियल्स नहीं थे, असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, तो विषय जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी आती है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ द ट्रेन टीचर, तो इनसफिशिएंट एजुकेशन ट्रेन इन द स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन। नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के अंदर जो सहपाठी है और समाज में पूर्वग्रह उसके अंदर भेदभाव है। नेगेटिव सोशल एटीट्यूड से बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द पीयर्स एंड द सोसाइटी। रेजिड करिकुलम, तो यूनिफॉर्म करिकुलम इवैल्यूएशन नॉट टेलर टू द इंडिविजुअल नीड्स। इकोनॉमिक बैरियर के अंदर तो हाई कॉस्ट ऑफ द असिस्टेटिव डिवाइस एंड थेरेपिस्ट। डिलेड आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट, लेट रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड्स। बात करें तो देखो नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के बारे में अगर हम बात करें जो सहपाठियां होते हैं वो समाज में एक पूर्वग्रह और भेदभाव को भी उत्पन्न करते हैं। तो पाठ्यक्रम की जो कठोरता है वो सभी बच्चों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए।
ठीक है, उनका मूल्यांकन है वो भी सेम होना चाहिए। आर्थिक बाधाएं ये थी कि सामाजिक उपकरण और उपचारों की उच्च लागत होती थी और पहचान और सहयोग देरी में तो विशेष आवश्यकताओं की समय पर भी पहचान नहीं हो पाती थी। विद्यालय द्वारा समावेशी वातावरण निर्माण के क्या उपाय है? तो मेजर द स्कूल कैन टेक टू क्रिएट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। तो सुलभ अधोसंरचना मतलब रैंप, चौड़े दरवाजे, संकेतक और सुलभ शौचालय बनाने चाहिए। एसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के में रैंप, वाइड डोर्स, टेक्सटाइल इंडिकेटर्स एंड एसेसिबिलिटी टॉयलेट्स होने चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम मूल्यांकन मतलब क्षमता आधारित शिक्षण और वैकल्पिक मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, कैपेसिटी बेस्ड टीचिंग एंड द अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन मेथड होना चाहिए, प्रशिक्षित एंड संवेदनशील शिक्षक होने चाहिए, समावेशी शिक्षण पद्धतियों में नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेन्ड एंड सेंसिटिव टीचर्स होने चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग इन द एक्सक्लूसिव टीचिंग एंड प्रैक्टिस, सहायक तकनीक का यूज होना चाहिए, स्क्रीन रीडर, ब्रेल किट, ऑडियो विजुअल सामग्री, ये सब चीजें। यूज ऑफ द असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो स्क्रीन रीडर्स, ब्रेल किट्स एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। सहायक तकनीक का उपयोग, तो स्क्रीन रीडर्स, ब्रेल किट, ऑडियो विजुअल सामग्री, ये सभी चीजें होती हैं हमारी। सहपाठी सहयोग में तो बड़ी सिस्टम, समूह गतियां, ये सभी। तो बीए सपोर्ट के अंदर बड़ी सिस्टम एंड ग्रुप एक्टिविटीज भी होती हैं। अभिभावक समुदायों की भागीदारी, तो नियमित संवाद और सहयोग भी बढ़ता है इससे। सकारात्मक स्कूल संस्कृति के अंदर विविधता का सम्मान होता है और भेदभाव रहित वातावरण भी बन जाता है। तो पॉजिटिव स्कूल कल्चर ये होता है कि रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट भी बन जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द इंक्लूसिव प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो उदाहरणों के माध्यम से समावेशी जो प्रथाएं हैं उसके बारे में बताया जाता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल पुस्तकें और ऑडियो लेवल ये सब चीजें में मतलब इस प्रोवाइड करानी चाहिए। विजुअल इम्पायर्ड चिल्ड्रंस, तो ब्रेली बुक्स एंड ऑडियो लेक्चर्स, और श्रवण जो बाधित बच्चे हैं उनके लिए संकेत भाषा और दृश्य सामग्री होनी चाहिए। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, तो साइन एंड लैंग्वेज एंड विजुअल एड्स भी होने चाहिए उनको समझाने के लिए। सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए सरल पाठ्यक्रम और अतिरिक्त समय होना चाहिए। और फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस वाले के एक्सेसिबल क्लासरूम एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। शारीरिक रूप से सक्षम के लिए सुलभ कक्ष और परिवहन सुविधा होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर तो ग्रुप वर्क फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग देयर एबिलिटी। ओके, तो सामूहिक परियोजना जहां सभी बच्चे अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान दें। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। कंक्लूजन है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, द मल्टी एजुकेशन, सोशल एंड फिजिकल चैलेंज इन accessibility quality education. To overcome this, school must adopt an inclusive approach by providing accessible infrastructure, flexible curriculum, trained teachers, and the collaborative environment. The school enables children from the diverse background and ability to learn together, achieving not only academic success but also laying the foundation of the sensitive, inclusive society. ठीक है, जब स्कूल सुलभ, जिसकी हम बात करें कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके सामने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में अनेक शैक्षिक, सामाजिक और भौतिक चुनौतियों को विद्यमान है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए जो विद्यालय है उसका समावेशी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब स्कूल सुलभ, अधोसंरचना और लचीले पाठ्यक्रम प्रशिक्षित और शिक्षण सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करते हैं, तब जो विविध पृष्ठभूमि वाले, जो क्षमता वाले बच्चे होते हैं वो एक साथ सीख कर न केवल शैक्षिक सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि वो एक संवेदनशील और समावेशी समाज की नींव भी रख जाते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपरिवृत्त समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में चुनौतियों की जांच करें और अपरिवृत्त समुदायों के लिए शैक्षिक समानता बढ़ाने के लिए रणनीतियां, जमीनी स्तर की जो पहल है उस पर विस्तार से बताइए। और अपरिवृत्त समुदायों के लिए शिक्षार्थियों को जो सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की व्याख्या करें। तो एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन accessibility क्वालिटी एजुकेशन, discuss in details strategy group initiative to enhance education equality for the marginalized group and explain the various challenges to face by the learners from the marginalized group. इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं
कि शिक्षा जो है वो सामाजिक समानता, सशक्तिकरण और विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है, किंतु जो भारतीय समाज में कुछ समुदाय ऐसे अनुसूचित जाति के हो गए और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, प्रवासी श्रमिक, ऐसा बच्चे तथा ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोग, ये भी शिक्षा की जो मुख्य धारा है इनसे अपरिचित है, इसे आप परिचित है। Education is the most effective means from the social equality, empowerment, development. However, in India, society contains communities such as scheduled castes, scheduled tribes and minorities, economically weaker sections, children who are migrant workers, and peoples are rural and remote areas and remain excluded from the mainstream education system. There are marginalized communities face multiple structural, social, economic barriers in accessing quality education. So therefore, the effective strategy for the grassroots and initiative are the curriculum to promote their education equity. ठीक है, ये अपरिचित समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में अनेक जो संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शैक्षिक समानता स्थापित करने के लिए प्रभावियों को रणनीतियों पर जमीनी स्तर पर पहलों की आवश्यकता करना जरूरी है। बात करते हैं चैलेंजेस एसेसिंग क्वालिटी एजुकेशन टू फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अपरिचित समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आने वाली चुनौतियां क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक गरीबी। तो शिक्षा से जुड़ी जो लागत होती है, फीस, पुस्तकें, परिवहन, वाहन, ये सब ना कर पाना हमारी आर्थिक गरीबी का एक कारण है। इकोनॉमिक पॉवर्टी में इनएबिलिटी टू बियर एजुकेशन रिलेटेड टू कोर्स, फीस, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सामाजिक भेदभाव है, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर भेदभाव की उपेक्षा होती है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है कि बेस्ड एंड नेग्लेक्ट बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन एंड द कम्युनिटीज। भौगोलिक बाधाएं हैं कि दूरस्थ एंड ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय और शिक्षकों की कमी होती है। जियोग्राफिकल वेरिएंस है कि शॉर्टेज ऑफ द स्कूलों की कमी होती है और टीचर्स की भी कमी होती है ग्रामीण एरियाओं में। ठीक है, भाषाई समस्या है कि मातृभाषा और विद्यालय की भाषाओं में अंतर है। लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन के डिफरेंस बिटवीन द मदर टंग एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अभाव है कि प्रशिक्षित शिक्षक है और संसाधन, इन सभी चीजों की भी कमी है। तो हाई ड्रॉप रेट्स है कि चाइल्ड लेबर, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द माइग्रेशन। डिजिटल विभाजन के अंदर तकनीक और इंटरनेट तक सीमित एक पहुंच है। लैक ऑफ द क्वालिटी टीचिंग, insufficient trained and the teachers, education resources and digital divide, limited access to technology and the internet। ठीक है, तकनीक और इंटरनेट का भी सीमित इसका इस्तेमाल पहुंच की गई है। अपरिचित समुदायों के लिए शैक्षिक समानता बढ़ाने की रणनीति है। स्ट्रेटेजी टू द इनहेंस एजुकेशनल इक्विटी फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। इसके अंदर पॉइंट्स हम बताते हैं कि समान अवसर जो आधारित जो नीतियां होती हैं, लाइक आरक्षण, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, ये सारी चीजें प्रोवाइड किया। समावेशी पाठ्यक्रमों के अंदर स्थानीय संस्कृति अनुभवों को पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जाए। अपॉर्चुनिटी बेस्ड पॉलिसी होती है। रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप एंड फ्री एजुकेशन दी जाती है। समावेशी इसके जो करिकुलमों के अंदर इनकॉर्पोरेटिंग सोशल कल्चर्स होते हैं, एक्सपीरियंस इनटू द करिकुलम। एंड मातृभाषा आधारित शिक्षाएं होती हैं। प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषाओं में शिक्षण दिया जाता है। तो मदर टंग बेस्ड एजुकेशन होती है, टीचिंग इन देयर चाइल्ड नेटिव एंड लैंग्वेज इन अर्ली स्टेज। तो शिक्षण प्रशिक्षण में विविधता और संवेदनशीलता पर आधारित जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। टीचर ट्रेनिंग में फोकस ऑन डाइवर्सिटी, सेंसिटिविटी एंड एक्सक्लूसिव पेडोलॉजी। और डिजिटल समावेशन के अंदर उपकरण, इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता होती है। डिजिटल इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोवाइडिंग डिवाइसेस, इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को भी बताया जाता है। तो हमारी जो चीजें हैं मतलब डिजिटल समावेशन को भी बताया जाता है। और लचीली शिक्षा व्यवस्थाओं के अंदर वैकल्पिक स्कूलिंग एंड ओपन लर्निंग। फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम के अंदर अल्टरनेटिव स्कूलिंग होती है, अल्टरनेटिव स्कूलिंग का भी ऑप्शन होता है और ओपन लर्निंग का भी प्रोग्राम होता है। बात करें जमीनी स्तर की पहल के बारे में, ठीक है, ग्राउंड लेवल इंटरेक्टिव प्ले की रोल फॉर द मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल एंड मार्जिनाइज्ड। तो समुदाय आधारित विद्यालय होता है। तो स्थानीय समुदायों की जो भागीदारी है उससे संचालित एक स्कूल होता है। कम्युनिटी बेस्ड स्कूल होते हैं। कम्युनिटी ऑपरेट विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका होती है। गैर सरकारी संगठन द्वारा एक शिक्षा पाठ जो कार्यक्रम है वो चलाया जाता है। रोल ऑफ द एनजीओ जो होते हैं इसके थ्रू एजुकेशन जो प्रोग्राम्स है उनको चलाया जाता है। ठीक है, मिड डे मील और पोषण योजनाएं शुरू की जाती है। बच्चों की उपस्थिति और स्वास्थ्य में भी सुधार किया जाता है। मिड डे मील एंड न्यूट्रिशन जो स्कीम है इन सभी को भी स्टार्ट किया जाता है। इंप्रूविंग अटेंडेंस एंड चिल्ड्रंस हेल्थ। तो
बच्चों की उपस्थिति उनके अटेंडेंस के लिए और उनकी हेल्थ के लिए भी सारी चीजें की गई हैं। अभिभावक और जागरूकता का कार्यक्रम, तो शिक्षा के महत्व के प्रति चेतना, मतलब पेरेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम में होना चाहिए, क्रिएटिव कॉन्शियस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन के बारे में। महिला एवं बालिका शिक्षा अभियान, तो विशेष प्रोत्साहन और सहायता ली गई है इनसे कि वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में स्पेशल इंसेंटिव एंड सपोर्ट्स। मोबाइल स्कूल एंड ब्रिज कोर्स के अंदर प्रवासी और ड्रॉप आउट बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल्स एंड ब्रिज कोर्स में फॉर माइग्रेंट एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रंस। ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो अपरिचित समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस तक पहुंचने में अनेक सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियों को विद्यमान है। इन चुनौतियों को दूर किए बिना जो शैक्षिक समानता है उसकी स्थापना संभव नहीं है। तो प्रभावी समूहों की मुख्य धारा में इसको लाया जा सकता है और शिक्षा के माध्यम में हम इन समुदायों को सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत विकास तथा बल्कि समग्र सामग्री है उसके प्रति भी आवश्यक है। ठीक है, मार्जिनाइज्ड जो कम्युनिटीज होती हैं, जो सोशल, इकोनॉमिक, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, qualities assessing inequality education and without addressing the barriers educational equality and cannot be achieved through the effective policy, inclusive strategies and grassroots initiative. Marginalized groups can be brought into the mainstream. Okay, so education is not only empower communities at the individual levels but also essential for the overall social progress. Next question हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बताया गया है कि लैंगिक समाजीकरण इसे चुनौती देने दोनों के लिए शिक्षा एक एजेंसी के रूप में काम करती है। जो उपयुक्त उदाहरणों के सहित इसके बारे में समझाना है हमें। हाउ डज द एजुकेशन फंक्शन एज द एजेंसी बोथ फॉर सोशलाइजेशन challenging in it. Discuss with a suitable example. Discuss the emergence of the significance Dalit and gender literature. तो अब इसका परिचय इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। पहले मैंने बता दिया, वैसे एक बार हिंदी का देख लेते हैं कि जो लैंगिक समाजीकरण है ना, उसमें हमें चुनौती देने में दोनों ही शिक्षा के एजेंसी के रूप में कैसे काम करती है बताना है और उदाहरण के सहित हमें ये चीजें समझानी है। दलित और लैंगिक साहित्यों के उद्भव और महत्व पे भी चर्चा करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हमें इंट्रोडक्शन देखना है अभी। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि जो शिक्षा जो है समाज के मूल्य, मान्यताओं को, व्यवहार को की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का एक मुख्य साधन है। इस प्रक्रियाओं में लैंगिक जो समाजीकरण होता है, इसके अंतर्गत बालक बालिकाओं को समाज द्वारा निर्धारित जो भूमिकाएं वो सिखाई जाती हैं, किंतु शिक्षा जो है वो केवल पारंपरिक लैंगिक जो भूमिका उनको बनाए रखने का साधन नहीं है, बल्कि वो इन रूढ़ियों को चुनौती देने वाले समानता की चेतना विकसित करने का भी एक प्रभावी साधन है। तो इस संदर्भ में जो दलित लैंगिक साहित्य के वैचारिक जो आधार है उन सभी को प्रदान कर सामाजिक चेतना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। Education is a primary medium through the social values, beliefs and behaviors are transmitted across generation. In the process, the gender socialization occurs where the boys and girls are taught the roles, expectations define the society. However, the education is not limited to reinforcing traditional gender roles. It also serves as effective tools to challenge their stereotype and cultivate awareness about the equality. अब इसको हम पॉइंट्सों के थ्रू समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द जेंडर सोशलाइजेशन की बात करें, लैंगिक समाजीकरण की अवधारणाओं के बारे में। तो लैंगिक जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसके माध्यम से समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग अपेक्षाएं, भूमिकाएं और व्यवहार ये निर्धारित किए जाते हैं। तो इनकी जो प्रक्रिया है विद्यालय, परिवार, पाठ्यक्रम और मीडिया के माध्यम से इसको संचालित किया गया। Gender socialization is a process through the which society assign different expectation, roles, behaviors to male and females. So this the process operates their family, school, curriculum and the media. ये सभी चीजें ये ऑपरेट करते हैं। तो एजुकेशन एज एजेंसी फॉर द जेंडर स्पेशलाइजेशन, शिक्षा जो है वो लैंगिक समाजीकरण की एजेंसी के रूप में है। इसको हम देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका होती है पुरुषों को सक्रिय और महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं में दिखाया जाता है। तो रूल ऑफ द टेक्स्ट बुक, तो मेन पोर्ट्रेट एंड एक्टिव वुमेन इन डेमोक्रेटिक रूल्स। और शिक्षकों का जो व्यवहार है, टीचर्स बिहेवियर, शिक्षकों का जो व्यवहार है वो लड़कों को विज्ञान और गणित में ज्यादा इनको प्रोत्साहित किया जाता है। बॉयज इनकरेज मोर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। और विद्यालय गतिविधियां, खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में लैंगिक विभाजन होता है। स्कूल एक्टिविटीज और जेंडर सेग्रेगेशन इन स्पोर्ट्स एंड करिकुलम एक्टिविटीज।
अनुशासन के नियम है जो बालक और जो अधिक नियंत्रण अपेक्षाएं होती हैं डिसिप्लिन रूल्स के अंदर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एक्सपेक्टेशन फॉर द गर्ल्स, तो इन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। उदाहरण के रूप में विज्ञान प्रयोगशाला में लड़कों को उपकरण संभालने का अवसर अधिक मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, बॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू हैंडल देयर लैबोरेटरी इक्विपमेंट इन द साइंस क्लासेस। अब बात करें शिक्षा, लैंगिक समाजीकरण और चुनौती देने वाली बात एजेंसियों को, तो ठीक है, एजुकेशन एजेंसी चैलेंजिंग जेंडर सोशलाइजेशन, तो लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम होता है, समान जो भूमिका है उनका समावेश मिलता है, जेंडर सेंसिटिव करिकुलम होता है, इंक्लूसिव और इक्वल रोल्स एंड अपॉर्चुनिटी दी जाती है, समान अवसर दिए जाते हैं, इसके अंदर विज्ञान, खेल, नेतृत्व में जो बालिकाएं उनकी भागीदारी बढ़ जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन साइंस, स्पोर्ट्स एंड लीडरशिप एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट करती हैं। आलोचनात्मक सोच का विकास होता है, लैंगिक जो भेदभाव उस पर प्रश्न उठाया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, क्वेश्चनिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, शिक्षक प्रशिक्षण होता है, लैंगिक समानता पर आधारित शिक्षण होता है, टीचर्स ट्रेनिंग, पेडागोजी फोकस ऑन द जेंडर इक्वालिटी, तो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस होती है, नॉलेज इक्वल राइट्स होते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में जो बालिकाएं उनका विज्ञान, ओलंपियाड और द खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, गर्ल्स एक्सेलेंस इन द साइंस और ओलंपियड स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द दलित एंड जेंडर लिटरेचर, तो दलित लिटरेचर की अगर हम बात करें, एक सेकेंड इसको भी ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, दलित लिटरेचर की बात करें, दलित साहित्य का जो उद्भव है वो सामाजिक शोषण, जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न, इन सभी की चीजों की विरोध आवाज उठाना है, टू इमर्ज द वॉइस अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, उन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाना है। लैंगिक साहित्य का उद्भव, स्त्री अनुभव, असमानता, प्रतिष्ठात्मकता और व्यवस्था की आलोचना भी हुई है। जेंडर लिटरेचर के अंदर इमर्ज टू द एक्सप्रेस वुमेन एक्सपीरियंस, इनक्वालिटी एंड क्रिटिकल पार्टिसिपेशन भी इन सभी चीजों को देखा गया है। तो आत्मकथात्मक स्वरूप है कि स्वयं के अनुभवों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को भी चित्रण इसका दिखाया गया है। ऑटोबायोलॉजिकल फॉर्म में तो पेट्रोल सोशल रिलाइट्स फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस। इसके बाद है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द दलित एंड जेंडर लिटरेचर, तो दलित एंड लैंगिक साहित्य के महत्व के बारे में बताया गया है इसमें। वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द ऑप्रेस्ड, तो हाशिए वर्गों की आवाजों के लिए तो वंचित अभिव्यक्ति का मंच बनाया गया है, सामाजिक चेतनाओं का विकास हुआ है, भेदभाव के प्रति जागरूकता हुई है, डेवलपमेंट एंड सोशल कॉन्शियस, राइज अवेयरनेस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। शिक्षा में वैचारिक समावेशन हुआ है, पाठ्यक्रम को समावेशी बनाया गया, आइडियोलॉजिकल इंक्लूजन एंड एजुकेशन हेल्प मेक करिकुलम इंक्लूसिव, लैंगिक और सामाजिक समानता हुई है, न्याय और सम्मान में अधिकारों की मांग हुई है, प्रमोशन ऑफ द जेंडर एंड सोशल इक्वालिटी, एडवोकेट जस्टिस एंड इक्वल राइट्स। परिवर्तन का माध्यम है कि सामाजिक आंदोलन, इन सभी चीजों का वैचारिक बल दिया गया है। मीडियम फॉर द सोशल चेंजेस, प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट्स टू द सोशल मूवमेंट्स। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका, एजुकेशन एज रिफॉर्म्स टू द रूल्स, तो इसके निष्कर्ष में बताया गया कि जो शिक्षा है ना वो एक ऐसी दोहरी भूमिका निभाती है कि एक और तो वो पारंपरिक लैंगिक समाजीकरण को बनाए रखने की बात करती है और दूसरी ओर तो वो दलित और दूसरी तरफ वो समाजीकरण को चुनौती देकर समानता और न्याय के मार्ग में प्रदर्शन करती है। तो एजुकेशन दो तरह से अपने जो रोल है वो निभा रही है। वन हैंड तो वो बताती है कि रेनफोर्स ट्रेडिशन, जेंडर सोशलाइजेशन, एंड अदर हैंड वो बताती है चैलेंजेस बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। दलित और लैंगिक साहित्य में शिक्षा की जो सामाजिक यथार्थ है उसको जोड़कर प्रवर्तनकारी बनाया गया है। ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसको लैंगिक संवेदनशील, समावेशी, आलोचनात्मक दृष्टि से इसको अपनाया गया है और ये न केवल लैंगिक असमानता को कम करती है बल्कि सामाजिक न्यायपूर्ण और समूहात्मक समाज के निर्माण में भी निर्णायक साबित हुई है। ठीक है, दलित एंड द जेंडर लिटरेचर लिंक एजुकेशन विद द सोशल राइट्स मेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव by adopting gender sensitivity, inclusive and critical approach. Education can reduce gender inequalities and play a decisive roles in the just building an equitable society. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियों की शिक्षा में सहायता के लिए बनाई गई जो विभिन्न जो योजनाएं हैं उसको छात्रवृत्ति प्रावधानों पर चर्चा करनी है। डिस्कस द वेरियस स्कीम्स, स्कॉलरशिप एंड प्रोविजन क्रिएट टू द सपोर्टिव गर्ल्स एजुकेशन। इसका ही ऑप्शन में है कि भारतीय समाज में समानताओं के संवैधानिक मूल्यों के संबंध में शिक्षा की नीति के महत्व को बताना है। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी इन द रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ द इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम सबसे पहले इसका।
इसके अंदर बताया गया है कि शिक्षा को जो भारतीय संविधान में समानता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन माना गया है। विशेष रूप से लड़कियों की जो शिक्षा है उसमें बढ़ावा देने वाली सामाजिक विकास, लैंगिक समानताओं की दिशा में एक आवश्यक कदम है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में बालिकाएं शिक्षाओं से वंचित रही है हमेशा, जिसके कारण की वजह से उनके लैंगिक असमानता से जो लैंगिक असमानता वो भी गहराई रूप से मौजूद रहा है। इन असमानताओं को दूर करने के लिए, संवैधानिक समानताओं के मूल्यों को साकार करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ योजनाएं, छात्रवृत्तियों में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ मेजर टूल फॉर द इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन इन द पर्टिकुलर is a particular curriculum step towards the development and gender equality. Historical girls in the Indian society have been, आपको पता है कि उस टाइम पीरियड में गर्ल्स को इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, इतनी अपॉर्चुनिटियाँ उस टाइम में नहीं होती थी। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, उनकी स्कॉलरशिप स्कीम्स, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इन पॉइंट्सों के थ्रू हम समझ लेते हैं कि मेजर जो गवर्नमेंट ने स्कीम दी है गर्ल्स एजुकेशन के लिए वो क्या क्या है। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए जो प्रमुख जो सरकारी योजना है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक योजना उन्होंने लागू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकरेज द बर्थ एंड प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एंड फोकसिंग ऑन द राइजिंग सोशल अवेयरनेस। तो बालिकाओं के जन्म के लिए, उन संरक्षण और उनकी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सामाजिक जागरूकता उसको बढ़ाने पर बल दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाएं थी। ग्रामीण और वंचित वर्ग की जो बालिका है उनके लिए आवासीय जो विद्यालय है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए प्रावधान दिए गए थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम चालू की थी। रेजिडेंटल स्कूल फॉर द गर्ल्स फ्रॉम द रूरल एंड डिसएडवांटेज बैकग्राउंड थे। स्पेशली टारगेट गर्ल्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द मिनॉरिटी कम्युनिटीज। सुकन्या समृद्धि योजनाएं थी। बालिकाओं की जो शिक्षा है भविष्य के लिए सही सुरक्षा हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना थी, इसमें प्रोवाइड की थी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, उनके फ्यूचर्स के लिए फाइनेंशियल उनको सपोर्ट किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर माध्यमिक स्तर पर बालिका को नामांकन प्रतिधारण के रूप में इसको बढ़ावा दिया गया। तो नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रमोट एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द गर्ल्स एंड सेकेंडरी लेवल्स के अंदर एनरोलमेंट जो था उनका वो बढ़ गया था, इस चीज को भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। स्कॉलरशिप एंड स्पेशल प्रोविजन के अंदर अगर बात करें, छात्रवृत्ति और विशेष प्रावधानों की अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अंदर जो आर्थिक रूप से कमजोर बालिका है उनको वित्तीय रूप से सहायता की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग में सामाजिक रूप से उनसे वंचित वर्गों की बालिकाओं के लिए हेल्प की गई। तो इसके अंदर स्कॉलरशिप के अंदर फाइनेंशियल उनको सपोर्ट किया गया। SC/ST के स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स बिलोंग टू सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप को इनको हेल्प किया गया। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएं जो है उससे मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदायों की बालिका हेतु भी उनकी मदद की गई है। ठीक है, मिनॉरिटी जो स्कॉलरशिप में आते हैं जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई जो है ये मिनॉरिटीज में आते हैं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को समान शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी दिया गया है। और विद्यालय में शेष शिक्षाएं भी दी गई, प्रत्यक्ष शौचालय, सैनिटरी सुविधाएं, ये सारी जो चीजें ये भी उनको प्रोवाइड कर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इक्वालिटीज एंड एजुकेशन पॉलिसी, समानता में संवैधानिक शिक्षा नीति के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता दी गई है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव को बिल्कुल निषेध किया गया है। प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड द बेसिस ऑफ द सेक्स। और अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। आर्टिकल 21A राइट टू द एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन मूल्यों के व्यवहार में लागू करने का माध्यम है। तो लैंगिक असमानता पर विशेष ध्यान दिया गया है। वंचित वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा दी गई है। ड्रॉप आउट करने के लिए जो विशेष रणनीतियां बनाई गई हैं, समान अवसर आधारित शिक्षा प्रणाली दी गई है। इसी प्रकार शिक्षा नीति संविधान में निहित जो समानता है उसके आदर्शों को भी यथार्थ से बदलने का काम किया गया है। ठीक है, तो स्पेशल एम्फेसिस ऑन द जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस ड्रॉप आउट, एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द equal opportunity. The way education policy have transformed the ideas of the equality in the constitution in the society reality. Conclusion देख लेते हैं इसका। The scheme of the scholarship and the special provision for the create for the girls education are significant role to the reduce genders equality in Indian society. This initiative not only connect to the girls
but also make them the relevant, empower. At the same time, the education policy is effective medium to strengthen constitutional value of equality. When education becomes equal, inclusive, excellent, all construction of the just and equal Indian society become possible. तो लड़कियों की शिक्षा है वो उसकी बनाई गई योजनाएं, छात्रवृत्ति, विशेष प्रावधान जो है भारतीय समाज में ठीक असमानता, लैंगिक जो असमानता उसको कम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तो ये पहले न केवल बालिकाओं की शिक्षा को जोड़ के रखती है बल्कि उनको आत्मनिर्भर और मजबूत भी बनाती है। साथ में ये शिक्षा जो नीति संविधान नीति में समानता के मूल्यों को मजबूत करके एक प्रभावी माध्यम बनाती है। जब शिक्षा सभी के लिए समान, समावेशी, सुलभ होगी तभी एक न्यायपूर्ण और समान मूलात्मक भारतीय समाज का निर्माण भी होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन 4 पॉइंट्स को हमें डिफाइन करके बताना है, ठीक है। तो इन सभी को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अंदर बताया है कि भाषिक विभिन्नताओं के तात्पर्य है कि जो विभिन्न जो भाषा है उनकी बोलियों के सह अस्तित्व है। जैसे भारत जैसे बहुभाषी देश है ना, तो विभिन्न विविधताओं वाला एक सांस्कृतिक समृद्धि वाला एक प्रतीक है। तो लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू द कॉन्स्टेंट एक्सटेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड द dialectic in the society in the multi-language constant country as India. Linguistic diversity and the symbol of the culture religious की पॉइंट्स है कि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलित है। भाषाई विभिन्नता सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत किया गया और शिक्षा में बहुभाषिता सीखने को भी सुलभ बनाती है। मेन लैंग्वेज डायबिटिक प्रिवलेंट इन इंडिया है। लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ मजबूत बनाती है। मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन ऑफ फैसिलिटी इज लर्निंग एंड एजुकेशन इन द मदर टंग इनहैंस अंडरस्टैंडिंग द पार्टिसिपेशन। तो मातृभाषा में भी शिक्षा से समझ और सहभागिता भी बढ़ जाती है। एजुकेशन इन द ठीक है लैंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन कैन लीड टू द एजुकेशन इनक्वालिटी और भाषिक भेदभाव जैसे शिक्षा असमानता को भी जन्म दे सकता है। कंक्लूजन क्या है इसका कि लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शुड बी एम्बेरेस्ड नॉट एज चैलेंज बट एज द एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो भाषी जो विभिन्नता है उसको चुनौती नहीं बल्कि एक शैक्षिक संसाधन के रूप में भी अपनाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं वुड घोषणा पत्र के बारे में, वुड डिस्पैच के बारे में। ठीक है, वुड घोषणा पत्र जो है वो 1854 को भारतीय आधुनिक प्रणाली के आधारित आधारशील माना जाता है। ये एक चार्ल्स वुड द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक ये व्यवस्थित एक ढांचा होता है। शिक्षा विभाग की स्थापना का सिफारिश होती है। शिक्षक प्रशिक्षण पे बल दिया जाता है। विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव है। अंग्रेजी और भारतीय जो भाषा है उन दोनों को महत्व दिया गया। निष्कर्ष है कि वुड घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को संगठित रूप में प्रदान किया। तो वुड डिस्पैच 1854 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इनके फाउंडर थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड के कुछ की पॉइंट्स के थ्रू इसके बारे में बताया कि इस फ्रेमवर्क फ्रॉम द प्राइमरी टू हायर एजुकेशन एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। Emphasis on the teacher learning and suggestion for the establishment in university. Importance given to the both in English हिंदी दोनों ही लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई है। कंक्लूजन है कि वुड डिस्पैच प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी की अगर हम बात करें संविधान और समानता के बारे में, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वालिटी एज द फंडामेंटल राइट्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द सोशल जस्टिस। भारतीय संविधान सम्मान को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है जो सामाजिक न्याय का भी आधार है। मेन इसके पॉइंट है आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता बताई गई है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 का भेदभाव का निषेध है। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 में समान अवसर का भी अधिकार है। राइट टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी। शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर दिए गए। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। स्पेशल प्रोविजन फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एन एलिजिबल सोसाइटी थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो संविधान समानता के स्वरूप समानतापूर्ण समाज है उसकी स्थापना करता है। फोर्थ पॉइंट है प्योवर्टी एंड एजुकेशन। गरीबी और शिक्षा। परिचय यह है कि गरीबी और शिक्षा के बीच में गहरा संबंध है। गरीबी शिक्षा में एक बाधा बनती है और अशिक्षा गरीबी को बढ़ाता है। तो देयर इज अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन प्योवर्टी एंड एजुकेशन। प्योवर्टी बिकम्स अ बैरियर टू द एजुकेशन। ठीक है, तो वाइल लिटरेसी पर्सपेक्टिव प्योवर्टी। पॉइंट्स है कि आर्थिक अभाव से शिक्षा को सीमित पहुंचाया गया है। लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन थ्रू द इकोनॉमिक कंटेंट्स। ड्रॉप आउट दर में वृद्धि हुई है। इंक्रीज इन ड्रॉप आउट डेट्स। बाल श्रम और घरेलू जिम्मेदारियां। तो चाइल्ड लेबर एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव हुआ है। लैक ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा गरीबी और मूल्य का संसाधन बना है। एजुकेशन इज अ टूल फॉर द पॉवर्टी एजुकेशन।
कंक्लूजन ये है कि गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा का सशक्तिकरण है वो ज़रूरी है। तो एम्पावरिंग द एजुकेशन इसेंशियल फॉर द एलिमिनेट पॉवर्टी। ठीक है, आपके ये 10 क्वेश्चन ये जो कंप्लीट हो चुके हैं। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये 10 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है आई नीड नोट्स, वहाँ पे आकर आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन समझना है आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट है एजुकेशन, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आप ये पूरा करें तो आपको पूरा सिलेबस इन 10 क्वेश्चनों के अंदर हमने कवर किया। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो, कवर कर लेते हो, तो 18 to 90% आप अपने एग्जाम का अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।